ये बताइए कि समाज को इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या उपदेश देना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जो बहुत कम लोग पूछ पाते हैं, और शायद पत्रकारिता का यही एक धर्म भी है कि कहीं पर कुछ हो रहा है तो उसका कारक क्या है। वस्तुतः यहाँ पर और हर गली में कानपुर में अब गणेश महोत्सव होने लगे, लेकिन बहुतायत जगह पर मैं देखता हूँ कि कुछ शोर मचता है ज़्यादा, कुछ मज़ा ज़्यादा उठाते हैं, लेकिन संस्कृति संस्कार, जब पूजा का आंगन हो तो वहाँ संस्कार, भक्ति, साहित्य, संस्कृति ऐसा होना चाहिए जिससे समाज को दिशा मिले और कुछ संरचनात्मक कार्य हो। क्योंकि पैसे की व्यवस्था तो हो जाती है, हर संस्था कर लेती है, थोड़ा बहुत बड़ा खर्च भी होता है, लेकिन उसके बाद उस पैसे का दुरुपयोग ज़्यादा होता है। मगर कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने बाद में मैं देखता हूँ डांस वांस और इन सब को छोड़कर कवि सम्मेलन करवाने शुरू किए, ताकि बच्चों में, सुनने वालों में, श्रोताओं में और आंगन में संस्कार जाए, साहित्य जाए। क्योंकि जब भी कभी पूरी सृष्टि में, आज से नहीं हजारों साल से, जब भी कभी राजनीति भी लड़खड़ाती है तो साहित्य ने ही हमेशा उसको संवारा है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार मैथिली शरण गुप्त जी नेहरू जी के साथ थे, तो नेहरू जी सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो सीढ़ियों पर वो लड़खड़ाए, तो मैथिली शरण गुप्त ने उनका हाथ पकड़ा, तो हंसे बड़ी जोर से, बोले ये कोई अचंबा नहीं है, जब जब भी राजनीति लड़खड़ाई है उसे साहित्य ने ही संवारा है। वैसे भी देखा जाए तो धर्म की जितनी किताबें हैं हजारों साल से, पहले वो साहित्य ही तो थी, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो कुरान हो, रचने वाला तो कोई साहित्यकार ही रहा होगा। इस तरह से आज वर्तमान में भी बहुत सारे तुलसी हैं, बहुत सारे कबीर हैं, बहुत सारे वाल्मीकि हैं, जिनको हम जान नहीं रहे हैं, मगर वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कि इस समय आज बहुत बड़ा महोत्सव हो रहा है, और इस अनुष्ठान में कितनी भीड़ आप देख रहे हैं, और सब लोग संस्कार के आंगन में बैठे हुए हैं। आपने भी देखा होगा कि इतनी शीलता के साथ, इतनी संस्कार की शिक्षा के साथ जो यहाँ पर शब्दों से सबको मनोरंजन उठाया जा रहा है, महोत्सव उठाया जा रहा है। गणेश जो बुद्धि के देवता हैं, वाकई बुद्धि की बात यहाँ की जा रही है, शोर की बात नहीं की जा रही है। तो मैं आपके अच्छे प्रश्न को प्रणाम करता हूँ जी। आज का युवा जो है हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से अलग होता जा रहा है, बॉलीवुड की चमक धमक में खो गया। युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या युवा इस कार्यक्रम से, ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से अपना विकास कर सकते हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। वस्तुतः युवा जो आपको दिख रहा है वही तो भविष्य है कल का, जिसे हम आज, और शक्ति भी उसी के पास होती है, न वृद्धों के पास शक्ति होती है और बच्चे अच्छा होते हैं। तो युवा जो शक्तिमान है, यदि वो सुधर जाए, यदि उसकी ताकत का सदुपयोग हो सके, वो है क्या कि मैं एक बात में सुनाता हूँ कि अब ये लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। हमें लगता है कि जो सीखने की परंपरा है वो इसलिए कम हो रही है कि अब परिवार, संयुक्त परिवार रह नहीं गए। तो जो हमारे बाबा दादा नानी नाना होते थे वो होते ही नहीं न्यूक्लियर फैमिली में। तो हम एक 4 लाइनों में अगर यूँ कहें कि बैठना जिनके पैरों था, हमारी पीढ़ी के लोग, अपनी जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बैठना जिनके पैरों था, सर पे आन बैठे हैं, तपा सिर पेड़ सा वो पैर, छाया तान बैठे हैं, जमाने की बला आएगी तो भी मुंह की खाएगी, अभी घर में हमारे यहाँ युगल भगवान बैठे हैं। हमारे यहाँ भगवान का जोड़ा उपस्थित है। संसार की सारी ज्ञान, सारा ज्ञान, सारी भक्ति, सारी शक्ति अगर लगा दी जाए तो भगवान मिले या न मिले कोई निश्चित नहीं है। भगवान मिलता भी है कि नहीं मिलता ये भी कोई स्पष्ट नहीं है, सबका अपना अपना अनुभव है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपने घर में भगवान का जोड़ा मिलता है। ये हो सकता है किसी माँ बाप की औलाद ना हो, मगर ये तो असंभव है कि किसी भी औलाद के माँ बाप ना हो। तो मैं समझता हूँ सबको एक भगवान का जोड़ा मिलता है जो हमें संस्कार सिखाता है, शिक्षा सिखाता है। मेरे लिए वो तपता है। हम तपने के बाद हम छाँव में तभी बैठ पाएंगे जब उनके पैरों पर बैठेंगे। अगर हम पेड़ के ऊपर बैठेंगे तो हमें दुनिया की कोई धूप बचा नहीं पाएगी। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि अपने बुजुर्गों से सीखें। बुजुर्ग और किताब और कवि सम्मेलन और शिक्षा और साहित्य और पेड़ लगभग एक बिरादरी के हैं। शासन और प्रशासन इस समय राजनीति के आसपास मड़ा हुआ है। इस देश का जितना बुरा राजनीति ने किया है उतना बुरा किसी ने नहीं किया है। मैं ये कहूँ कि जितना बुरा खादी ने किया है उतना किसी और ने नहीं किया है, और जितना भला खाकी ने किया है उतना शायद किसी और ने नहीं किया है।
खादी और खाकी के अंतर पर भी शायद मैं यहाँ हम लोग खड़े हैं इसीलिए कि सरहद पर कोई इस समय तपती पसीना बहाता हुआ भी गन अपनी नहीं छोड़ाता है, नीचे नहीं रखता है हाथ, चाहे पसीना से घंटों नहाता रहे, सर्दियों में कांपता रहे। ये खाकी का काम है। और जो खादी वाला काम है वो क्या करता है कि सिर्फ बंटवाता है। ये राजनीति में बंटवारे हैं, जातिगत बंटवारे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, भूमि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो पार्टियां जाति पर आधारित होती हैं, तो वो देश को बांटती हैं। तो ये जो साहित्य होता है ये सबको एक करता है। तो खादी और खाकी इन दोनों से ऊपर साहित्य होता है। तो मैं 3 पीढ़ियाँ बता रहा हूँ। जैसे हमारी संस्कृति में भी 3 चरण हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ ऋषि संस्कृत थी, फिर कृषि संस्कृत आई और अब आज कुर्सी संस्कृति है। इस कुर्सी संस्कृति में बहुत ज़्यादा क्षय हो रहा है। तो युवा शक्ति को हम बचाए रखें, उसके लिए हमारे पास एक ही साधन है, साहित्य। और नज़दीक भी बढ़ सकते हैं, बजाय हम दुरुपयोग के इसका सदुपयोग करें। जो हमारे पास नेट है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हम साहित्य को और ज़्यादा समझ सकते हैं।